हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज़पेपर न्यूज़ शो में। 15 जून की इसके अंतर्गत हम 15 जून के जो महत्वपूर्ण हिंदी समाचार पत्र हैं उसके जो मुख्य न्यूज़ होती हैं उन पर चर्चा करते हैं, जो हमारे परीक्षा के साथ साथ आम जीवन के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, अब डीएम तय करेंगे मकान और फ्लैट पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क। तो ये जो है उत्तर प्रदेश जो कैबिनेट है उसने एक फैसला लिया है कल, उसी से संबंधित ये न्यूज़ है। आइए देखते हैं क्या है ये। अब डीएम द्वारा प्रदेश में अब फ्लैट, जमीन, मकान, दुकान आदि की खरीद पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। इसके अंतर्गत किया गया है, संपत्ति मूल्यांकन नियमावली 1997 में संशोधन किया गया है। ठीक है। अब क्या होगा, कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्रदेश में कहीं भी कोई ज़मीन, मकान या दुकान खरीदना चाहता है तो पहले उसे डीएम के पास एक प्रार्थना पत्र देना होगा। ठीक है। उसके बाद ट्रेजरी से 100 रुपये का चालान कटा के कोषागार में जमा करना होगा, शुल्क को कोषागार में जमा करना होगा। फिर डीएम द्वारा लेखपाल से भू संपत्ति का डीएम सर्कल रेट के हिसाब से मूल्यांकन करवाएंगे और उसी संपत्ति के स्टाम्प मतलब रजिस्ट्री वाले स्टाम्प शुल्क का भी लिखित निर्धारण करेंगे। और वही जो है उसी जो है जो डीएम सर्किल रेट होगा उसके हिसाब से जो मूल्यांकन हुआ रहेगा उससे जो है संपत्ति के स्टाम्प पे लगने रजिस्ट्री पे लगने वाले स्टाम्प का लिखित जो है निर्धारण किया जाएगा। ऐसा होगा, इस जो ये लिखित निर्धारण जब हो जाएगा इसका जो है स्टाम्प ड्यूटी का, तो इससे जो है जो विवाद कम हो जाएंगे और जिससे कि कई सारे विवाद जो कोर्ट में पेंडिंग हो जाते हैं उससे जो है निजात मिलेगा। स्टाम्प जो बचाने के लिए कम कीमत आकी जाती है वो भी समस्या दूर होगी। और अभी क्या होता है कि मौखिक तौर पर संपत्ति की कीमत जो है निर्धारित की जाती है, उसी आधार पर स्टाम्प शुल्क दिया जाता है और खरीदार, प्रॉपर्टी डीलर, रजिस्ट्री कराने वाला वकील और अधिकारी ये संपर्क में रहते हैं, जिससे जो है कि कम से मतलब वो उस व्यक्ति को लाभ हो, ऐसा करके वो स्टाम्प शुल्क को बचा लेते हैं। ठीक है। तो इससे जो है स्टाम्प शुल्क जो बच रहा था उससे निजात मिलेगा। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब महंगाई के चलते देखिए अगली न्यूज़ है, महंगाई के चलते रिकॉर्ड महंगाई। ठीक है। महामारी के चलते मई में रिकॉर्ड महंगाई। अब थोक मूल्य सूचकांक जो है जारी किया गया है, जिसमें जो आरबीआई की तय अधिकतम सीमा थी 6%, उसको ये पार कर गया है। ठीक है, उसको ये पार कर गया है। तो अब जो है इससे क्या होगा, वस्तुओं की खपत कम होगी और इकोनॉमी जो रिकवरी प्रभावित होगी। जो महामारी के कारण इकोनॉमी पर विपरीत प्रभाव पड़ा है उसको रिकवरी करने में अब काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है। इसलिए क्यों हुआ है, ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण ऐसा देखा जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो प्रोटीन युक्त चीज़ें हैं उसकी कीमत अब बढ़ गई है, क्योंकि जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है तो परिवहन, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिससे जो है परिवहन जो लागत है उसमें वृद्धि हुई है। तो उससे जो है जो प्रोटीन युक्त चीज़ें हैं, जैसे दाल हो गई, उनका जो एक जगह से दूसरे जगह वो किया जाता है व्यापार, उससे जो है जो परिवहन कॉस्ट बढ़ने से, जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से उनकी कीमतों में वृद्धि हुई है। अब आइए देखते हैं हम थोक महंगाई सूचकांक होता क्या है, डब्ल्यूपीआई। तो डब्ल्यूपीआई देखिए, ये जो है 676 वस्तुएं इसमें शामिल हैं, जिसके आधार पे एनएसओ द्वारा इसकी गणना की जाती है और इसमें सेवाएं शामिल नहीं हैं। इसका आधार वर्ष 2011-12 इसका आधार वर्ष है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संबोधन में कहा, भूमिक्षरण के कारण दुनिया के 2/3 हिस्सा प्रभावित होगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, देखिए ये जो है यहाँ पे सम्मेलन जो हो रहा था, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीसीडी, उसमें जो है ये 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया है। और उन्होंने कहा है कि यह ध्यान नहीं दिया गया, अगर जो है जो भूमिक्षरण हो रहा है इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह समाज, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता व सुरक्षा की नींव कमजोर होती जाएगी। ठीक है। अब ये होता क्या है, यूएनसीसीडी यूएनसीसीडी जो है इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें 3 कन्वेंशन हुए थे, UNFCCC, CBD, ठीक है, और UNCCD। ठीक है। इसमें ये जो UNCCD है ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण विकास के मुद्दे पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ठीक है। मरुस्थलीकरण, क्षरण और सूखे के बारे में उच्च स्तरीय संवाद किया था मोदी जी ने। ठीक है। अब आइए अगली न्यूज़ देखते हैं।
अगली न्यूज़ है, ये भारत जापान की नौसेना ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया है, तो उसी से संबंधित न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि भारत की ओर से INS कुशिल ने इस जो युद्धाभ्यास था इसमें भाग लिया था। और इसके पिछले साल जो है जीमैक्स 2020 हुआ था, जो है जिसका आयोजन 2000 पिछले साल हुआ था, जीमैक्स 2020। तो ये हमें याद रखना है, हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, ये भारतीय मूल की जो है अमिका जॉर्ज हैं, जिन्हें ब्रिटेन का तीसरा सर्वोच्च MBE सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह दिया जाता है जब किसी व्यक्ति ने अपने काम के जरिए लोगों की प्रेरणा बनी हो। इन्होंने किया क्या है, जो ये अमिका जॉर्ज हैं, ये जो है 21 वर्ष की हैं, और इन्होंने ये जो है फ्री पीरियड प्रोडक्ट उपलब्ध कराया है। इन्होंने उनको जो इन्होंने देखा कि कॉलेज में, स्कूल में कई ऐसी लड़कियां थी जो कुछ हफ्तों तक कॉलेज नहीं आती थी। आर्थिक तंगी के कारण वो जो है पीरियड्स प्रोडक्ट खरीदने में सक्षम नहीं थी, तो इन्होंने वही फ्री पीरियड प्रोडक्ट को उपलब्ध करा के जो है समाज में परिवर्तन की दिशा में एक काम किया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब अगली न्यूज़ बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। इसमें कि भारत दुनिया के परमाणु हथियार घटे पर उन्हें ज़्यादा घातक बना रहे देश, चीन पाक के मुकाबले भारत ने बढ़ाई ताकत। एक रिपोर्ट है जो सिप्री जो है, जो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान है सिप्री, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो है कि USA जो है सर्वाधिक जो है परमाणु हथियार रखने वाला देश है। उसके बाद दूसरे नंबर पे रसिया है, तीसरे नंबर पर ब्रिटेन है, चौथे नंबर पे फ्रांस है, पांचवें पे चाइना है, छठे पे अपना भारत आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन UPPCS में एक बार पूछा जा चुका था कि उसमें दिया गया था कि बढ़ते हुए क्रम में आपको 5 देश थे उनको लगाना था। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, और भारत का स्थान छठे नंबर पे है, 156 जो है परमाणु बम भारत के पास हैं, जबकि चाइना के पास 350 हैं और पाकिस्तान के पास 165 हैं, जबकि पाकिस्तान का जो परमाणु बम है इतना कारगर नहीं है। अब आइए देखते हैं, अब नाटो ने, अगली न्यूज़ देखते हैं। अब नाटो ने चीन को बताया गंभीर चुनौती। देखिए, अभी क्या हुआ था, जब G7 समिट समाप्त हुई है, उसके बाद जो है जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ये जो है पहुंच गए हैं नाटो के मुख्यालय, जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो चीन को टैकल करने के लिए जो G7 कंट्रीज थे, उनके साथ हम नाटो भी आ गया है। ठीक है, अब देखिए नाटो को समझते हैं हम, क्या है ये नाटो का फुल फॉर्म क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को, और यह एक सैन्य संगठन है जो 30 देश इसके सदस्य हैं, और मैसिडोनिया भी हाल में सबसे नया सदस्य बना है। चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। मास्क करेगा वायरस को टाइटाइफिस। अब एक पुणे की एक स्टार्टअप है, उसने क्या किया है कि एक ऐसा मास्क तैयार किया है जिसमें 3D प्रिंटिंग और दवाओं का सम्मिश्रण से ऐसा मास्क तैयार किया है जिससे कि जो SARS-CoV-2 है वो भी निष्क्रिय हो जाता है उससे टकराने के बाद। अब देखते हैं कि 3D प्रिंटिंग क्या होता है। इस पे क्वेश्चन जो है UPSC ने 2018 में पूछा था, और उसमें पूछ लिया था कि जो इसका 3D प्रिंटिंग का उपयोग है ये बहुत व्यापक है। तो उसमें पूछा था कि मिठाइयों को बनाने में भी इसका उपयोग होता है, तो मैंने इसको सोचा कि मिठाइयों को बनाने में नहीं होगा, और मैंने उसे नहीं किया, और क्वेश्चन वो गलत हो गया। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये आता ही रहता है। अब देखिए क्या है, 3D वस्तुओं बनाने में बहुत सी विधियों में से एक विधि है ये 3D प्रिंटिंग। और इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के नियंत्रण में वस्तु पर किसी पदार्थ की परत दर परत डालते जाते हैं। ठीक है, अब ये मकान, कार का ढांचा, जूते, इंसानी शरीर के कई अंग बनाने में भी उपयोग में लाया जाता है। साथ साथ मैंने बताया ना, मिठाइयों में भी जब उपयोग किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कितनी व्यापकता है इसके उपयोग में। ठीक है, अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब G20 विदेश मंत्रियों के समूह बैठक में भाग लेंगे अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी। अभी ये केन्या गए थे, वहाँ पे जो है भारतीय लोगों से संवाद किया है। अब ये जो है इटली जाएंगे, जहाँ पे G20 देशों के विदेश मंत्रियों के समूह बैठक की जा रही है। ठीक है, अब उसकी जो है इटली वहाँ पे मेजबानी कर रहा है। अब ये G20 है क्या, तो G20 जो है 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का समूह है, जो विश्व के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था राष्ट्र इसमें शामिल हैं। उसमें क्या है, 19 राष्ट्र और एक यूरोपियन यूनियन है। और इसकी स्थापना 26 सितंबर
26 सितंबर 1999 में की गई थी। और ये वैश्विक व्यापार का 75%, निवेश का 50, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक जीडीपी का 85% और विश्व जनसंख्या का 2/3 जनसंख्या इस समूह के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इस पे जो है इसी G20 के समूह देशों के से संबंधित एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ये G20 के देश हैं। 4 दे दिया था उसने, 4 दिया था, 4 ऑप्शन था उसमें। आइए जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, देखिए अपना भारत भी है, ठीक है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, देखिए इसमें जापान भी है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, ठीक है, चीन है, भारत है, जापान, ये तो आपको याद रखना है, पाकिस्तान इसमें नहीं है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया है, तुर्की भी है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, और स्पेन को एक अस्थायी और गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है प्रत्येक वर्ष G20 के सम्मेलन में। ठीक है साथियों, अब ये एक दूसरी न्यूज़ देखते हैं। कहा जा रहा है कि जो गलवान घाटी संघर्ष हुआ है उसके पश्चात से जो चीनी उत्पाद हैं उसमें 33 भारतीय उपभोक्ताओं 43% उपभोक्ताओं ने 12 महीने में नहीं खरीदा चीनी उत्पाद। हुआ क्या है कि जब गलवान घाटी संघर्ष हुआ था तो सरकार ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया था, जिसके अंतर्गत फिर टिकटॉक सहित 100 से अधिक चीनी ऐप को बैन भी कर दिया था। और ये देखा गया है कि अब धीरे धीरे जो है जो भारतीय उपभोक्ता हैं उन्होंने जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया है। ठीक है साथियों, इसके साथ ही आज की जो है डेली न्यूज़ डिस्कशन का जो है शो था, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक किए हुए हैं मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।